क्या होता अगर मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो। मैंने अपने बहुत से वीडियोस में अलग अलग मुद्दों पर सरकार की आलोचना करी है। जहां जहां मुझे लगा कि कुछ गलत हुआ है वहां वहां सवाल उठाया है। लेकिन एक सवाल तो यह भी बनता है कि अगर मैं सरकार की जगह होता तो मैं क्या करता। देखो, वैसे तो अभी के लिए पॉलिटिक्स में आने में मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है, लेकिन अगर हमें देश को सही मायनों में बेहतर बनाना है तो इस सवाल पर विस्तार में बात करनी जरूरी है। क्योंकि सपने पूरे होने के लिए हमें पहले सपने देखना जरूरी है। कैसा होगा हमारे सपनों का देश, उसके लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए, आइए जानते हैं आज के स्पेशल वीडियो में। मैं ध्रुव राठी सत्य निष्ठा के साथ शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। ज्यादा ही सीरियस हो गया तो लगता है कुछ। जैसे कि पहला, बॉर्डर सिक्योरिटी। अगर कोई दूसरा देश हमारे देश के खिलाफ जंग पर जाए या हमारे बॉर्डर्स को इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करे तो हमारी डिफेंस फोर्सेस फाइट बैक करें और हमारी सेफ्टी इंश्योर करें। दूसरा हो सकता है आतंकवादी हमलों से सेफ्टी। साल 2001 में हमने देखा पार्लियामेंट पर टेरर अटैक, 2008 में मुंबई टेरर अटैक, 2015 में गुरदासपुर आतंकवादी हमला, 2019 में पुलवामा हमला, 2023 में जयपुर मुंबई। मतलब आई एम नॉट श्योर, एक सेकंड हम एक काम करते हैं, फटाफट से गूगल करके चेक करते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। जहाँ तक मुझे पता है इंडिया की बॉर्डर सिक्योरिटी बहुत ही भयंकर है। ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ये रही। रैंकिंग क्या है इसकी? Okay. Oh, India is it is currently the world's largest border security force. We can check this here as well. So BSF has grown from 25 battalions in 1965 to 192 battalions with significant strength of 270. यानी कि I think this would be 2,70,000 personnel including and expanding in water wing वगैरह वगैरह वगैरह. It's currently the world's largest border security force. तो आई थिंक ये तो ऑलरेडी टाइट है इंडिया का, ये वाला पार्ट तो टाइट मतलब एज वो है, सिक्योर्ड है। इसके अलावा देखते हैं क्या क्या है। एक्सप्रेस टेरर अटैक, 2015 में गुरदासपुर आतंकवादी, 2019 में पुलवामा हमला, 2023 में जयपुर मुंबई एक्सप्रेस टेरर अटैक और हाल ही में हमने देखा रियासी आतंकवादी हमला जहां पर 9 लोगों ने अपनी जान खोई। इन्हीं पिछले कुछ दिनों में डोडा और कठुआ में भी आतंकवादी हमले देखने को मिले जहां पर कितने ही लोगों ने अपनी जान खोई। पिछले साल अगस्त के महीने में होम मिनिस्ट्री ने राज्यसभा में एक स्टेटमेंट रिलीज करी थी कि पिछले 5 सालों में 761 आतंकवादी हमले देखने को मिले जम्मू एंड कश्मीर में, जिसकी वजह से 174 लोग मारे गए। हमें इन सभी तरीकों के आतंकवाद से सेफ्टी चाहिए। तीसरा है दंगे, धर्म के नाम पर या एथनिसिटी के नाम पर क्लैशेस, जैसे कि 2020 में दिल्ली के दंगे हुए। 2022 में उस वक्त के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स नित्यानंद राय ने एनसीआरबी डेटा के अनुसार बताया कि 2017 और 2021 के बीच में 2900 से ज्यादा कम्युनल और रिलीजियस राइटिंग के केसेस रजिस्टर किए गए थे। पता है कम्युनल राइट्स को कम करने का तरीका क्या है? कम्युनल राइट्स को कम करने का तरीका वो है जिसको ये सपोर्ट नहीं करते हैं। देयर आर स्टडीज डन इन द पास्ट जिनसे मालूम पड़ता है कि जिन कंट्रीज के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच का इंडेक्स बेटर है, उन कंट्रीज के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी कि रिलीजन के खिलाफ बोलने की आज़ादी, गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने की आज़ादी, किसी के भी खिलाफ बोलने की आज़ादी अगर किसी कंट्री में ज़्यादा है तो उस कंट्री के अंदर दंगे फसाद कम होते हैं, जिनको भी ये रिड्यूस करने के फिराक में घूम रहे हैं राठी साहब। बट प्रॉब्लम ये है कि राठी साहब अगर नुपुर शर्मा ब्लास्फेमी करती है, अपेरेंट ब्लास्फेमी, बाय द वे अपेरेंट ब्लास्फेमी, नॉट इवन रियल ब्लास्फेमी, मतलब वो ऐसा बोला जा रहा है कि ब्लास्फेमी है, तो अगर नुपुर शर्मा ब्लास्फेमी करती भी है तो राठी साहब तो उसके खिलाफ नहीं बोलते हैं, विच प्रीटी फकिंग सैड। ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि जो तुम्हारा एम है उसको अचीव करने का एक तरीका है फ्रीडम ऑफ स्पीच को बढ़ावा देना, जिसके फिराक में तुम क्लियरली नहीं हो। अगर तुम्हारी मुस्लिम ऑडियंस को वो कैटर नहीं करता है तो, यानी कि अगर तुम्हारी मुस्लिम ऑडियंस को कुछ खराब लग रहा है, सडनली इट इज आउट ऑफ द विंडो नाउ। ब्रो रीड CIA आर्काइव्स देन टेल देम हाउ डू दे लेक्चर अस ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच। फरवरी के महीने में मणिपुर के गवर्नर ने बताया 219 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 10,000 से ज्यादा FIRs रजिस्टर कराई जा चुकी हैं और 60,000 से ज्यादा लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं अपने ही देश में। हमें सेफ्टी चाहिए रिलीजियस राइट्स और एथनिक क्लैशेस से। चौथा है लिंचिंग्स, कभी धर्म के नाम पर तो कभी व्हाट्सएप में फैली अफवाह के नाम पर। हमें कासगंज वायलेंस देखने को मिला जहां चंदन गुप्ता को मारा गया। हमें लिंचिंग्स देखने को मिली पहलू खान, परवेज अंसारी और अखलाक की। कॉम्युनल लिंचिंग्स के अलावा कई ऐसी भी लिंचिंग्स हुई जहां पर व्हाट्सएप पर अफवाह फैलती है कि कोई चाइल्ड किडनैपर है तो कोई ऑर्गन हार्वेस्टर है, और इस बेसिस पर लोगों को मारा गया एक भीड़ के द्वारा। चाहे पालघर लिंचिंग हो जहां पर 2 साधु और उनके ड्राइवर्स को मारा गया, या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर मोहम्मद आजम की लिंचिंग कर्नाटक।
कर्नाटका में। हमें सेफ्टी चाहिए लिंचिंग से। पांचवा है क्राइम। क्या आप जानते हैं एनसीआरबी डेटा के अनुसार साल 2022 में 28,522 मर्डर केसेस रजिस्टर किए गए थे पूरे देश भर में। इसका मतलब है ऑन एवरेज हर दिन 78 मर्डर केसेस। लेकिन मर्डर इकलौता क्राइम नहीं है, हमें हिट एंड रन और रोड रेज के केसेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि पुणे पोर्शे का केस। एक ओवर स्पीडिंग गाड़ी ने 2 लोगों को कुचल दिया। डेक्कन हेरल्ड की इस जनवरी की रिपोर्ट को देखिए। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अनुसार 67,387। देखते हैं सॉल्यूशन क्या प्रोवाइड करेंगे इसका ये। अबे किसने चटनी को बोला था, अबे किसने चटनी को सर बोला, उसको नहीं छोड़ूंगा। हिट एंड रन केसेस देखे गए इंडिया में। इनमें से 30,486 केसेस में लोगों की मौत हुई। सोचकर देखो, हर साल करीब 30,000 लोग मारे जा रहे हैं देश भर में सिर्फ गाड़ियों की वजह से, सिर्फ रैश ड्राइविंग की वजह से। छठा है एक्सीडेंट्स। और भी अलग अलग तरीके के एक्सीडेंट्स होते हैं इसके अलावा। कुछ हफ्ते पहले की दैनिक भास्कर की रिपोर्ट की हेडलाइन देखो, ना जांच ना ऑडिट, देश की बड़ी इमारतों में 2.5 साल में 1,177 जाने गई। 2021 की टाइम्स ऑफ इंडिया की इस रिपोर्ट को भी देखो। इंडिया में हर दिन कम से कम 2 लोग मरते हैं ओपन पिट्स और मैनहोल्स की वजह से। एनसीआरबी डेटा के अनुसार 2015 और 2020 के बीच में टोटल में 5,393 लोगों ने अपनी जान खोई गड्ढों में गिरकर। फिर है रेलवे एक्सीडेंट्स। कहीं पर ट्रेनों की डिरेलमेंट हो जाती है तो कहीं पर टकराव होता है। पिछले साल हमने देखा सबसे भयानक ट्रेन एक्सीडेंट, जहां पे ऑलमोस्ट 300 लोगों की जान गई। डेटा के अनुसार पिछले 60 सालों में नंबर ऑफ रेलवे एक्सीडेंट्स धीरे धीरे कम होते गए हैं, जो कि अच्छी चीज है। लेकिन टेक्नोलॉजी जितनी तेजी से इंप्रूव हुई है उस हिसाब से तो आज के दिन ऑलमोस्ट 0 रेलवे एक्सीडेंट्स देखने को मिलने चाहिए थे हमें। और ट्रेनों का एक्सीडेंट्स तो छोड़ो, जानते हो कितने लोग अपनी जान खोते हैं हर साल रेलवे ट्रैक्स को क्रॉस करते हुए? जनवरी 2024 में गवर्नमेंट रेलवे पुलिस ने यह डेटा प्रोवाइड किया। टोटल 2,590 लोगों ने अपनी जान खोई मुंबई सब अर्बन रेलवे ट्रैक्स में सिर्फ साल 2023 में। यानी कि सिर्फ मुंबई लोकल ट्रेन की बात करें तो ऑन एवरेज हर दिन 7 लोग मारे जा रहे हैं ट्रेनों से नीचे गिर के या रेलवे क्रॉसिंग करते हुए। कभी सड़क पर चलते चलते लोग गड्ढों में गिरकर मर जाते हैं, तो कभी कोई गाड़ी आकर उन्हें कुचल जाती है, तो कभी रेलवे ट्रैक्स क्रॉस करते वक्त लोगों की जानें चली जाती हैं, तो कभी कोई ब्रिज टूटकर नीचे गिर जाता है। 2022 में हमने गुजरात में मोरबी ब्रिज कोलैप्स देखा, जहां पर 135 लोगों ने अपनी जान खोई। कहीं पर इलीगली मैं बस ना वेट कर रहा हूँ दरअसल कि, क्योंकि ये सब प्रॉब्लम हर किसी को पता है। आई एम जस्ट वेटिंग कि इसका सोल्यूशन कैसे देगा, क्योंकि प्रॉब्लम साइड करना जितना ज़्यादा आसान है उतना मुश्किल इनका सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। तो मैं जस्ट आई एम होपिंग कि अब ये 5 चीज़ें बताने के बाद में 5 चीज़ों का सोल्यूशन देगा हमें। Several studies reported highlight between complex relationship between freedom of speech and communal rights and countries. Okay, in India, for example, there is in the context of Myanmar, वगैरह 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 वगैरह। ओके, लगाई हुई होर्डिंग नीचे गिर जाती है और उसकी वजह से लोग मरते हैं, जैसे कि मुंबई में हमने देखा जहां 16 लोगों की मौत हुई। इस होर्डिंग के डायमेंशन 120 बाय 120 फीट थे, जो कि परमिसिबल डायमेंशन 40 फीट बाय 40 फीट से कहीं ज्यादा था। और कहीं पर तो खराब दवाइयों की वजह से ही उनकी मौत हो रही है। 2019 में 12 बच्चों की मौत हुई क्योंकि एलिजिडली उन्होंने टॉक्सिक कफ सिरप पी लिया था। तरकशील बॉय कहते हैं तुलसी, तुम साइंस जर्नी सनातन समीक्षा पे आता है, मैंने देखा है तुम्हें। कैसा रैशनल चैनल है बे? हिंदू बढ़ा हुआ है कमेंट सेक्शन में। आई एम रियली सॉरी तरकशील बॉय दैट आई वाज अनेबल टू गिव 0 fucks टू योर डिमांड कि मैं अपनी ऑडियंस में सिर्फ और सिर्फ एक आइडियोलॉजी के लोगों को रखूं। एंड आई एम रियली सॉरी एंड आई स्टिल डोंट गिव अ फक, सिंगल फक। और बाय द वे तरकशील बॉय, रैशनल का मतलब थोड़ा सा ज़रा गूगल करके देख लेना, मालूम पड़ जाएगा कि रैशनल होने में और ऑडियंस कैसी है उसमें कुछ रिलेशन नहीं है शायद से। जम्मू में सोचकर देखो दोस्तों, एक आम इंसान की जिंदगी की कीमत आखिर इतनी सस्ती क्यों है? मैं अगर प्रधानमंत्री हूं तो मैं इस धारणा को बदलूंगा। किसी भी आम इंसान की जान की कीमत उतनी ही होनी चाहिए जितनी कि मेरी यानी भारत के प्रधानमंत्री की। हमारा देश 1947 में आजाद हो गया था, 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, लेकिन आज 2024 में भी कई लोग ऐसे हैं जिनके दिमाग में वही कॉलोनियलिज्म, वही फ्यूडलिज्म भरा हुआ है। इन लोगों के लिए बात हजम करनी बड़ी मुश्किल है कि एक आम मजदूर की, एक गरीब मजदूर की जान की वही कीमत कैसे हो सकती है जो भारत के प्रधानमंत्री या किसी बड़े अरबपति सेठ की जान की कीमत है। पता है, यहाँ पे एक बार बताता हूँ, जान की कीमत सबकी इक्वल नहीं है, ठीक है? जान की कीमत सबकी इक्वल नहीं है, दिस इज अ फैक्ट। मेरी जान की कीमत उतनी नहीं है जितनी एक सीक्रेट सर्विस एजेंट की है इंडिया के लिए, जो रॉ के अंदर काम कर रहा है, ठीक है? उसकी जान की कीमत मेरी जान से ज़्यादा कीमती है, उसकी जान। दैट इज़ अ सिंपल फैक्ट, दैट इज़ अ सिंपल फैक्ट। मुझे पता नहीं कि आजकल लोग इतने वैसे स्वीट, वेरी स्वीट हो गए भाई। हम तो बहुत ही स्वीट हैं, लाइक सबकी लाइफ की जो वैल्यू है इक्वल है, नहीं है भाई सबकी लाइफ की वैल्यू इक्वल। ओके, मेरी लाइफ की वैल्यू कम है than a person who is serving my country right now, who is a secret service agent. कार्तिक कहता है it is all about POV,
It is probably, it is, I'm not denying that it is probably about the POV, but this is a better POV, I guess. मेरा POV is better than yours. If you think कि सबकी लाइफ की वैल्यू इक्वल है, if you think a person like Ratan Tata dying is equal than a person like who dies in a car crash, no, it is not. रतन टाटा अगर मर जाता है तो that will be a totally different thing. ठीक है, it will not be equal than the death of a person जो कि let's say गलती से पानी में गिर के बेचारा मर गया. It is still very sad. लॉ के नज़रों में दोनों की इक्वल है. नाउ व्हेन वी से कि हर किसी की लाइफ इक्वल है, दैट इज इन फ्रंट ऑफ लॉ, दैट इज नॉट इन फ्रंट ऑफ पब्लिक, इट इज इन फ्रंट ऑफ लॉ. यानी कि लॉ एक ऐसी जगह है वो तुम्हें वो सबको इक्वल बताएगी. ठीक है, दैट मीन्स कि अगर एक छोटा इन द सेंस कि अगर एक ऐसा आदमी जिसे कोई जानता नहीं है, अगर रतन टाटा ने उसके ऊपर जुल्म किया होगा, तो वो रतन टाटा के ऊपर जाके केस ठोक सकता है. दिस इज वेयर दे आर इक्वल. और अगर रतन टाटा उसको मरवा देता है उस आदमी को, तो रतन टाटा को जेल होगी उसके लिए. दिस इज इक्वल. ये इक्वल नहीं होगा कि हाँ भाई हम दोनों की लाइफ तो इक्वल ही है ना, तो यू नो यू डाइंग इज इक्वल टू मी डाइंग. नो, दैट इज नॉट इक्वल. ब्राह्मण की ज़्यादा है क्या शूद्र से, तर्कशील बॉय कहते हैं. अब मैं कम से कम इस व्यू से तो नहीं देखता हूँ कि जो इंसान जैसे पैदा होता है, तो हो सकता है तुम्हारे हिसाब से हो. एज एन लॉ स्टूडेंट आई एम सेइंग, कार्तिक भाई बताइए क्या कहना चाहते हैं आप एज अ लॉ स्टूडेंट. लेकिन जरा सोच कर देखिए, चाहे आप प्रधानमंत्री हो या कोई बड़े अरबपति सेठ हो या कोई गरीब मजदूर या एक मिडिल क्लास आदमी, अपने परिवार के लिए तो हर कोई उतना ही खास होता है ना. और संविधान की नजरों में भी ऐसा ही होता है. हमारे संविधान का आर्टिकल 14 है राइट टू इक्वालिटी, जिसके मुताबिक कानून की नजरों में हर कोई बराबर है. और सेकेंडली एग्जैक्टली, सिर्फ कानून की नजरों में है भाई, हर किसी की नजरों में नहीं है. अगर मैं एक माँ से पूछूं जिसका बेटा मर गया है कि भाई इसकी जगह पे पीएम मर जाता तो सही है, चलता है, तो बोलता है हाँ भाई चलता है, पीएम को मार दो, मेरे बेटे को जिंदा कर दो. तो हर किसी के लिए वैल्यू अलग अलग है हर किसी की लाइफ की. ऑब्जेक्टिवली कंट्री वाइज स्पीकिंग, वो छोटा बच्चा मर गया, उसकी लाइफ की वैल्यू कम है एक पीएम से. दिस इज नॉट इवन अ हॉट, आई डोंट थिंक दिस शुड बी सरप्राइजिंग एनीबडी. किसी को भी सरप्राइज नहीं करनी चाहिए ये चीज़. पर फॉर सम रीजन आई डोंट नो व्हाई पीपल डोंट गेट इट. भाई पॉजिटिव एक हद तक ही रह सकते हो तुम्हें रियलिटी का भी सामना करना पड़ेगा. जिस माँ ने अपना बच्चा खोया है, उस माँ के लिए 100% वो बच्चा जो उसका खोया है उसकी वैल्यू ज़्यादा है, पीएम से भी ज़्यादा होगी. पर नेशनल लेवल पे इट इज़ नॉट. इट इज़, हाँ, तो पीओवी के बारे में हम वी विल सी द बिगर पीओवी, राइट. वी हैव टू बी मोर ऑब्जेक्टिव, मोर रियल. तो हम लोग नेशन के बारे में सोचेंगे. नेशन के बारे में ऑब्वियसली दैट चाइल्ड लूजिंग हिज लाइफ इज लेस देन अ पीएम और प्रेसिडेंट लूजिंग हिज लाइफ. देश में रहने वाले हर एक इंसान को लॉ की इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगी. मैं इंश्योर करूंगा प्रधानमंत्री होने के नाते कि इस चीज को इंप्लीमेंट किया जाए. सेफ्टी और सिक्योरिटी हर किसी के लिए हो, क्योंकि जान है तो जहां है. आप पूछोगे लेकिन मेरे पास एग्जैक्टली सोल्यूशन क्या है? अभी तक तो मैं सिर्फ प्रॉब्लम्स ही गिनाए जा रहा हूं. लेकिन इन्होंने ये भी बोला ना कि मैं सबके लिए इक्वल कर दूंगा, सबके लिए सिक्योरिटी इक्वल रहेगी वगैरह वगैरह. दैट इज़ नॉट पॉसिबल. क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड भी एक आदमी ही है, उसके लिए भी इक्वल सिक्योरिटी करोगे तो कैसे चलेगा. हम तो सबको सेम समझते हैं, तर्कशील बॉय कहते हैं, तो हम भी सबको सेम समझते हैं. उसमें क्या है, लॉ सबको सेम ही समझता है. हाँ, अगर तुम एक अरबपति आदमी हो तो डेफिनेटली मुझे मालूम होगी बात कि तुम्हारे खानदान वालों ने कम से कम फोड़ा है ज़िंदगी में अपने, कुछ तो उन्होंने मेहनत करी है. और अगर तुम नहीं हो एक अरबपति आदमी, तो आई विल से कि ओके यू आर अनलकी टू बी बॉर्न इन सच अ प्लेस जहाँ पर शायद से तुम्हारे पुरखे जो थे उन्होंने या तो मेहनत नहीं करी या तो उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी. दैट्स इट. सच बात यह है दोस्तों कि सॉल्यूशन की पहली स्टेप यही है, प्रॉब्लम को डायग्नोस करना. जब आप बीमार होते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं बीमारी को ठीक कराने के लिए, तो डॉक्टर सबसे पहली चीज क्या करता है, देखता है कि एग्जैक्टली कौन सी बीमारी है आपकी प्रॉब्लम का डायग्नोसिस लेता है वो. क्योंकि जब तक बीमारी नहीं पता होगी तब तक दवाई देने का कोई फायदा. According to you, which is greater, nation or world? According to me, world is greater than nation, for sure. अगर ऐसी कोई चीज़ है जिससे वर्ल्ड का फायदा होने वाला है लेकिन नेशन का नुकसान होने वाला है, तो नेशन अपने खुद, अगर ऐसी कोई लेट्स से अगर ऐसी कोई चीज़ है, फॉर एग्जांपल इंडिया के पास ऐसा कुछ है कि अगर इंडिया ने उसको रिवील कर दिया तो पूरी दुनिया का तो फ़ायदा होगा लेकिन इंडिया बर्बाद हो जाएगी. लेकिन ऑन अदर हैंड अगर इंडिया रिवील नहीं करती है तो पूरा वर्ल्ड बर्बाद हो जाएगा, लेकिन सिर्फ इंडिया को छोड़ के सब बर्बाद हो जाएगा. इंडिया विल बी लाइक फ्लरिशिंग. तो उस केस के अंदर वर्ल्ड हैज़ टू बी प्रायोरिटाइज्ड.
फायदा नहीं है। 99% केसेस में अगर आप कोई भी दवाई दे दोगे तो उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। यही चीज आपकी जिंदगी के लिए भी एप्लीकेबल है। जो भी चैलेंजेस आप अपनी लाइफ में फेस कर रहे हो, उन्हें ओवरकम करने के लिए सबसे पहली स्टेप है उन्हें आइडेंटिफाई करो। एक्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है और उसकी क्या रूट कॉज है। उसी के बाद ही आपको पता चलेगा कि कौन सा सोल्यूशन यहाँ पर काम करेगा। जैसे कि अपनी पढ़ाई या काम पर ध्यान ना लगा पाना, दिन भर बैठकर बस फोन पर स्क्रॉल करते रहना, स्ट्रेस्ड फील करना, डिप्रेस्ड फील करना, इन सब चीजों की रूट कॉज हो सकती है खराब टाइम मैनेजमेंट। इन प्रॉब्लम से मैं भी सफर करता था, लेकिन फिर मैंने अपना एक प्रॉपर सिस्टम बनाया इनसे डील करने का। एक ऐसा सिस्टम जिसे मैंने एक्सप्लेन किया है अपने टाइम मैनेजमेंट और प्रोडक्टिविटी कोर्स में। यही सिस्टम वो राज है जिसकी वजह से मैं पिछले कई सालों से इस लेवल की कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाया हूं। रेगुलरली हफ्ते भर हफ्ते उसी एफिशिएंसी के साथ ये वीडियोस बनाते रहना, चाहे मैं घर में हूं या दुनिया में ट्रैवल कर रहा हूं। प्रोडक्टिविटी के साथ साथ अपने सही है भाई, अब ऐड आने वाली है। मैंने डिटेल्स में ही क्यों अवेलेबल है, तो यहां भी खुद एक्सेस कर पाएंगे अगस्त के महीने के बाद से। जनता जनार्दन है, ऐसी ऐसी बातें करते हैं लेकिन प्रॉब्लम को कभी डायग्नोस नहीं करेंगे, कभी उसकी बात नहीं करेंगे और कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे प्रॉब्लम। सरकार में बैठे बहुत से पॉलिटिशियंस प्रॉब्लम्स को बस कारपेट के नीचे सरकाना जानते हैं, ठीक है। लेजी लाइफ ब्रो, ये बातें वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम यूएस भूल गया था। ट्रू। हमारी स्टेट का क्राइम रेट ज्यादा ना दिख जाए इसलिए कुछ केसेस में एफआईआर ही मत लिखो। कुछ नेता तो इस हद तक गिर जाते हैं कि अगर किसी जर्नलिस्ट ने किसी क्राइम की खबर को एक्सपोज कर दिया तो उस जर्नलिस्ट को उठाकर ही जेल में डाल दो। पिछले एक वीडियो मैंने बात करी थी अंकिता भंडारी के मर्डर केस की, जहां पर पुलिस ने हिंदी न्यूज़पेपर जागो उत्तराखंड के एडिटर आशुतोष नेगी को ही जेल में डाल दिया, अरेस्ट कर लिया, क्योंकि वो बड़े करीबी से इस केस को रिपोर्ट कर रहे थे। इन्हीं सब चीजों की वजह से नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जो कि एक सरकारी सर्वे है, हमें बताता है बार बार ओवर द ईयर्स की औरतों के खिलाफ जो क्राइम है वो एक बहुत बड़े स्केल पर अंडर रिपोर्टेड है कई सारी स्टेट्स में। पुलिस एफआईआर ही नहीं दर्ज करती। जो लोग इन प्रॉब्लम्स की बात करते हैं बोलता कूपन कोड चेंज कर दिया। भाई साहब, ओ माय गॉड, हाँ याद है मुझे, क्या कूपन चेंज करके क्या किया, गिव सॉल्यूशन ऐड। लॉल इजी फॉर रियल, ये तो बस एक स्टोरी टेलर है ना, नो मैंने बस कंटेंट पर काइंड ऑफ यस। उन्हें धमकाया जाता है, उन्हें पेसिमिस्टिक कहा जाता है, कभी एंटी नेशनल, कभी फॉरेन फंडेड कहा जाता है, और ये सारी डॉग विस्लिंग ऊपर से होती है। लेकिन अगर मैं प्रधानमंत्री हूं तो मैं लोगों को कहूंगा स्पीक अप, अपनी आवाज उठाओ। मैं मीडिया को कहूंगा अपनी आवाज उठाओ, रिपोर्ट करो इन सारे सेफ्टी इश्यूज पर जो देखने को मिल रहे हैं, ये सारे क्राइम के इंसिडेंट्स, टेररिज्म के इंसिडेंट, लैशेस, लिंचिंग्स, ये सारे केसेस जहां लोग गड्ढों में गिरकर मर रहे हैं, कभी टूटे हुए ब्रिजेस के नीचे आकर मर रहे हैं, तो कभी खराब दवाइयों की वजह से मर रहे हैं। इन सब चीजों पर रिपोर्ट करो और डरो मत, क्योंकि मैं आपको बचाऊंगा। क्योंकि मैं जानता हूं इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की पहली स्टेप है इन प्रॉब्लम्स को डायग्नोस करना। तो क्या मीडिया को आपसे डरना चाहिए? पहली बात है, अगर उनको किसी से डर लगता है तो क्षेत्र छोड़ देना चाहिए। लोकतंत्र में मीडिया अगर ताकतवर नहीं होगा तो लोकतंत्र चलेगा नहीं, और ऐसा डरपोक मीडिया देश को नहीं चाहिए, भागने वाला नहीं चाहिए मीडिया। मजबूत मीडिया चाहिए, डर करके खड़ा रहे, कितना ही बड़ा तिस्मार खा के राजनेता आया हो तो भी खड़ा रहे, ऐसा मीडिया चाहिए। भागने वाली बात मत करो, और भागते हो तो मुझे कहना मदद करूंगा, बचाऊंगा। जानते हैं क्या दोस्तों, एक बार किसी लीडर ने प्रॉब्लम का डायग्नोसिस कर लिया, उसे एक्सेप्ट कर लिया, तो उसके बाद सोल्यूशन ढूंढना इतना मुश्किल नहीं बच जाता। फॉर एग्जांपल, अगर लोकल पुलिस स्टेशन मना कर देता है एफआईआर फाइल करने से, तो लोगों के लिए एक ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए कि कंप्लेन करने वाला एसपी के ऑफिस में जा पाए और वहां पर एफआईआर दर्ज करा पाए। साथ ही साथ एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी बिठाई जाए कि उस पुलिस स्टेशन में उस पुलिस ऑफिसर ने क्यों नहीं करी एफआईआर रजिस्टर। कैसा लगा ये सिंपल सा सोल्यूशन? सुनने में इम्प्रैक्टिकल लग रहा है क्या आपको? इम्प्रैक्टिकल नहीं है, ये एक्चुअली में किया जा चुका है हमारे देश में। राजस्थान सरकार ने 2019 में ये डिसीजन लिया था। अगर ऊपर बैठे लीडर की नीयत साफ हो तो बड़ी आसानी से टर्न्स आउट राजस्थान सरकार ने लिया था हमारे देश में। राजस्थान सरकार, ओह ओके, वेरी गुड। शायद सर राठी साहब भूल गए कि आप ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं एफआईआर की। ऑनलाइन मतलब होता है कुछ, तो ऑनलाइन हो जाता है, तो आपको वहाँ पे जाना नहीं पड़ता लिटरली, मतलब ऐसे तो कोई मना नहीं कर सकता आपको। ये भी होता है एक चीज़। तो या ये भी एक चीज़ होती है, अगर किसी को नहीं पता है तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं ये काम। मतलब आई अंडरस्टैंड कि आपको राजस्थान, जो कि एक कांग्रेस रूल्ड स्टेट है, उसकी कुछ तारीफ करने की ज़रूरत थी, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, वरना ऑडियंस को शायद से फीड कैसे करोगे प्रोपेगेंडा। बट सी, ऑनलाइन भी हो जाता है। सरकार ने 2019 में ये डिसीजन लिया था। In a fresh decision, Rajasthan government on Monday decided to begin registration of FIR in Superintendent of Police, SPs, in case of concerned police station not registering the complaint. Same in connection with any case. This facility will be available to public from June 1. अगर ऊपर बैठे लीडर की नीयत साफ हो तो बड़ी आसानी से ऐसे सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं। जब हम सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर करने की बात करते हैं तो ऐसे सॉल्यूशंस दो कैटेगरीज के होते हैं। पहली कैटेगरी है प्रिवेंटिव सॉल्यूशंस, यानी कि हम ऐसे कदम उठाएं जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही ना करे, प्रॉब्लम को होने से पहले। तक्षी बॉय लिखते हैं दलित एक्टिविस्ट्स को भी जेल में डाल देते हैं झूठे केस में लाइफ टाइम के लिए। दैट इज वेरी बैड अगर ऐसा होता है। पर आपको तो मालूम ही होगा ना कि दलित एक्टिविस्ट्स भी काफ़ी लोगों को जेल में डलवा देते हैं लाइफ टाइम के लिए, वो भी SC/ST एक्ट के अंडर। तो ये भी होता है। तो आई डोंट गेट योर पॉइंट। क्या मतलब आप कहना चाहते हो कि दलित्स को टारगेट किया जा रहा है? अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर आई एम रियली सॉरी, आप डिल्यूजन के अंदर जी रहे हैं थोड़े से।
ही रोक दे। दूसरी कैटेगरी होती है प्यूनिटिव सॉल्यूशंस की। अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उसके खिलाफ फाइट किया जाए और प्रॉब्लम करने वाले को पनिश किया जाए ताकि बाकी और लोग इनकरेज ना हो दोबारा से वो गलत काम करने के। एग्जांपल से समझाऊं, क्रॉस बॉर्डर सिक्योरिटी से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर प्रिवेंटिव सॉल्यूशन क्या हो सकता है? एक इफेक्टिव फॉरेन पॉलिसी होना, हमारे सारे आसपास के पड़ोसी देशों से अच्छे रिलेशंस बनाना। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने बड़े फेमसली कहा था, वी कैन चूज आवर फ्रेंड्स बट नॉट आवर नेबर्स। यानी कि हम अपने दोस्त चुन सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। तो मेरी सरकार पूरी कोशिश करेगी कि सभी आसपास के देशों से अच्छे रिलेशंस बने ताकि कोई बॉर्डर क्लैशेस ना हमें देखने को मिले। लेकिन अगर किसी भी कारण से ऐसा नहीं होता तो हमारे देश को तैयार रहना चाहिए किसी भी हमले को काउंटर करने के लिए। जिन भी चीजों की जरूरत है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को, वो उन्हें दी जाए। बंदूक, मशीन गन, राइफल, एम्यूनेशन, गोली बारूद, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, प्रोटेक्टिव हेडगियर, कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म्स, नाइट विजन गॉगल्स, बॉम्ब डिस्पोजल रोबोट, नेवल शिप्स, टॉर्पीडो, सबमरीन्स, फाइटर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, रेडार, ये सब ना सिर्फ अवेलेबल हो बल्कि रेडिली अवेलेबल हो। कुछ दूसरे देशों से खरीदने की जरूरत होगी तो वो सही, लेकिन साथ ही कोशिश की जाए इंटरनल मैन्युफैक्चरिंग की। दूसरे देशों से टेक्नोलॉजी आउटसोर्स हो और अपने देश में चीजों को मैन्युफैक्चर किया जाए। साथ ही साथ डिफेंस रिसर्च में खर्च किया जाने वाला पैसा बढ़ाया जाए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बजट बढ़ेगा। रेगुलर इंस्पेक्शंस कराई जाए ताकि कोई भी खराब हवाई जहाज या खराब हेलीकॉप्टर की वजह से हमारे एक भी पायलट की मृत्यु ना हो। अगला प्रिवेंटिव सॉल्यूशन है यहाँ पर हमारे सोल्जर्स की मेंटल हेल्थ को एक प्रायोरिटी बनाना। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसकी बहुत कम बात करी जाती है। 2022 में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस अजय भट्ट ने राज्यसभा को बताया कि पिछले 5 मतलब देखो आई कैन नॉट इग्नोर दिस। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसने पूरी स्क्रिप्ट चैट जीपीटी से लिखवाई है? आई डोंट नो। सजेस्ट, मैं चैट जीपीटी पे बैठा हूँ अभी फिलहाल। ओके, लेट्स क्रिएट अ न्यू चैट जीपीटी डायलॉग। मैं देखता हूँ कि क्या जो इसने बोला है वो मैच कर रहा है चैट जीपीटी के साथ या नहीं। सपोज यू बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, what are the changes that you are going to do and make which of the policies better? Let's see. मुझे पता नहीं क्यों बहुत फीलिंग आ रही है कि पूरा चैट जीपीटी से कॉपीड है इसका स्क्रिप्ट। ओह ओके, पहला पॉइंट आया है मीडिया को स्ट्रेंथ करने का। आई थिंक मीडिया को स्ट्रेंथ करने का पॉइंट ऑलरेडी ध्रुव राठी ने बोल दिया है, राइट? इट विल बी अ हिलेरियस थिंग कि अगर इसने वो भी चेंज नहीं किया होगा, मतलब सीक्वेंस भी चेंज नहीं किया होगा, तो दैट वुड बी वेरी हिलेरियस। कॉपी द स्क्रिप्ट एंड राइट, डिड यू राइट इट? ऐसा भी होता है। Karthik says, I think he has a script writer in his team. Why will he do that? Because script writing is not easy, Karthik. Script writing is very tough. मैं अपनी 5 मिनट की वीडियोस लिखने में मेरी फट जाती है। अगर किसी को नहीं पता तो आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग अनदर 5 मिनट की वीडियो, तो आने वाली है मेरे दूसरे चैनल पर जल्दी। बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क 5 मिनट की वीडियो लिखना भी। तो या एंड ऐसे आइडियाज सजेस्ट करना, इट इज़ मतलब तुमने ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हेल्प ली होगी। ओके, सेकेंड इज अबाउट, लेट्स सी अगर इसमें से कुछ है। ओह वेरी गुड, पुलिस रिफॉर्म्स भी है। फक, एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड तो नहीं है बट पुलिस रिफॉर्म्स हैं। पुलिस रिफॉर्म्स यानी कि मॉडर्नाइज द पुलिस फोर्स विद बेटर ट्रेनिंग, और मिलिट्री रिफॉर्म्स भी हैं इसमें, ये भी मिल गया। अभी तक जितना भी इसमें देखा है, एवरीथिंग इज इन द चैट जीपीटी की स्क्रिप्ट। तो हम आगे बढ़ते जाएंगे और देखते जाएंगे कि चैट जीपीटी से कितना उठाया गया है। लेट्स सी। 5 सालों में हमारी आर्म फोर्सेस के 819 जवानों ने आत्महत्या करी। इंडियन प्राइम मिनिस्टर होने के नाते मेरी कोशिश होगी इस नंबर को 0 तक लेकर जाना, और ये किया जाएगा मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स को एंगेज करके। मैं 1800 मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स को हायर करूंगा। आप पूछोगे ये 1800 का एग्जैक्ट नंबर क्यों बोल रहा हूं? इसके पीछे एक सिंपल कारण है, हमारी इंडियन आर्मी में करीब 12 लाख एक्टिव पर्सनल्स हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिकमेंडेशन है कि हर 10,000 से लेकर 20,000 लोगों के लिए एक मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर होना चाहिए देश में। लेकिन क्योंकि मिलिट्री सेटिंग और भी ज्यादा इंटेंसिव होती है, अमेरिका में जो यूएस आर्मी है उन्होंने 700:1 की रेशियो मेंटेन कर रखी है। हर 700 सोल्जर्स के लिए एक बिहेवियरल स्पेशलिस्ट उन्होंने रखा है। तो इसी रेशियो को आगे एक्सटेंड करते हुए हमारे 12 लाख पर्सनल के लिए 1800 मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स होंगे। इनमें से कुछ होंगे क्लिनिकल साइकियाट्रिस्ट, कुछ बिहेवियरल हेल्थ स्पेशलिस्ट। ओह लुक, व्हाट डिड आई फाइंड? So what do we have here? It says helpline have been set up across all command headquarters to offer immediate counseling. Sourced stated, psychiatric centers have been established to all major military stations under the Directorate General of Medical Services. Stress management sessions are held at all military stations. 14 नवंबर 2023, द हिंदू। तो आई थिंक ये एक यूज्ड
मतलब ऑलरेडी हो चुका है ये काम, जिसको ये यहाँ पे बता रहा है दुर्राठी, बट ओके। स्पेशलिस्ट और कुछ लाइसेंस्ड क्लिनिकल सोशल वर्कर्स। ऐसा करके हम ना सिर्फ हजारों सोल्जर्स की जान बचाएंगे और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का हौसला बढ़ाएंगे, बल्कि 1800 नई सरकारी नौकरियां भी क्रिएट करेंगे मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स के लिए। इस ट्रायल रन के सक्सेसफुल होने के बाद हम इसी स्कीम को एक्सटेंड करेंगे पैरामिलिट्री फोर्सेस पर, इंटेलिजेंस एजेंसीज पर और सभी पुलिस ऑफिसर्स पर पूरे देश भर में। और नौकरियां क्रिएट होंगी और मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स और डॉक्टर्स की जरूरत होगी, और इस चीज के लिए सप्लाई की कमी नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हो, किसी भी कॉलेज सीट के लिए कितने लोग एक एग्जाम को लिखते हैं देश में। हमें डिमांड बहुत ज्यादा चाहिए, लेकिन सप्लाई की भी कमी नहीं है, बस कनेक्ट करने की जरूरत है। इसका मतलब एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी सारा पैसा खर्च करने की जरूरत है। तो प्रधानमंत्री बनते ही वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप्स मैं लूंगा एजुकेशन बजट को 3 से 4 गुना बढ़ाना। आप पूछोगे इसका पैसा कहां से आएगा? कुछ पैसा तो आएगा कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ाकर। इस खबर को देखिए, सरकार ने पिछले कुछ सालों में कॉर्पोरेट टैक्स को नीचे गिरा दिया, जिसकी वजह से करीब 1 लाख करोड़ रुपए सरकार ने कम कमाया है। ये 1 लाख करोड़ रुपए एक्स्ट्रा कमाए जा सकते हैं अगर सरकार कॉर्पोरेट टैक्स को दोबारा से उसी लेवल पर ले जाए जिस लेवल पर 2017-18 में हुआ करता था। इसके अलावा कुछ पैसा बजट की रीएलोकेशन से आएगा। ओके, 2017-18 में कॉर्पोरेट टैक्स कितना हुआ करता था? कॉर्पोरेट टैक्स इन इंडिया 2017। Now we can do one more thing. Corporate tax in India 2024 budget. बजट हटा के दिखता है। ज़्यादा है पहले से। I don't know, मतलब I'm pretty noob in this thing, but पहले से ज़्यादा है कॉर्पोरेट टैक्स, राइट? तो आई स्टिल डोंट गेट हिज आर्ग्यूमेंट। कोई अगर कमेंट्स में समझदार व्यक्ति हो तो क्या मुझे बता सकता है कि हाउ द फक इज 40 to 35% लाइक एंड 30% कंपेरेबल? 2017-18 में 30% था, आज 40 से 35% है। तो आई डोंट अंडरस्टैंड क्या हो रहा है ये। रोहिंग्याओं की प्रॉब्लम्स नहीं कर रहा है एड्रेस, ओके। तक्षिल भाई कहते हैं कि भीमा कोरेगांव केस चेक करो, रोना आ जाएगा। पुणे पुलिस के खिलाफ अमेरिका की ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि झूठे सबूत दिखा के दलित एक्टिविस्ट को फंसाया गया है। ओके, चेक कर लेंगे, कोई नहीं। सबसे स्टूपिड पॉइंट आने वाला है हाईवे, वेट फॉर इट। ओह, लेट्स सी क्या आने वाला है। हाईवेज बनाने पर हमारी सरकार ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करती है, जबकि इस आर्टिकल को देखिए, एनएफएचएस सर्वे के अनुसार सिर्फ 8% इंडियन परिवारों के पास गाड़ियां हैं। 50% लोग हमारे देश में अभी भी साइकिलों का, बाइक्स का या स्कूटर्स का इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ 8% लोगों के फायदे के लिए यहाँ पर क्यों पैसा खर्च किया जा रहा है? इससे बेहतर है इस पैसे को एजुकेशन में लगाया जाए। वैसे भी इतने What? Hold on. Only 8% of Indian families own cars. Over 50% still use bicycles, bikes, and scooters. The print. I would like to fact check this. पहली चीज तो, what percentage of Indians own? What percentage of Indians own cars? कर्नाटका, केरला, ये सब है, ओके। 1 in 12 कितना होगा? 8% ही होगा, आई गेस, राइट? 8% ही हुआ, ओके। तो 8% ऑफ इंडियंस हैव कार्स, ओवर 50% स्टिल यूज, ओके। पहली बात तो देखो, हाईवे जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ इनके लिए नहीं होता, राइट? हाईवे सिर्फ और सिर्फ कार्स के लिए नहीं होता है, हाईवे बाइक्स के लिए भी होता है, हाईवे सबके लिए होता है। और हाईवे और रोड्स का एक्चुअली बहुत क्लियर लिंक है। किसी कंट्री की इकोनॉमी कैसी है उससे रिलेशन बहुत क्लियर को रिलेशन है। लाइक फॉर एन एग्जांपल, अगर आपकी कंट्री में खराब रोड्स हैं, खराब हाईवेज हैं, देन माय ब्रदर, अगर आपको एक सिटी से दूसरी सिटी जाना है और देयर इज अ, लेट्स से कि मैं हूँ, फॉर एन एग्जांपल, मैं हूँ बैठा हूँ आज की डेट में कहीं किसी गांव में, यू नो, जोड़सीवास, कोणसीवास, रेवाड़ी के आसपास में कहीं बैठा हूँ, ठीक है? मुझे जाना है पीजीआई जाना है मेरे को चंडीगढ़ में। तुम्हारे पास अगर अच्छी रोड्स ही नहीं है और मुझे हॉस्पिटल जाना है फटाफट से, कैसे जाऊँगा मैं? हाउ द फक एम आई गोइंग टू गो? इट इज़ नॉट फॉर 8% ऑफ फैमिलीज, ठीक है? ये बिल्कुल गलत, पूरे तरीके से मैनिपुलेशन है। अगर 8% ऑफ पॉपुलेशन के लिए कुछ किया जा रहा है ना, तो मतलब बैठेगा नहीं ये रूल यहाँ पे। बेसिकली दिस इज नॉट फॉर 8% ऑफ
population, all right. How would you get an ambulance from एक गांव से लेके एक बड़े शहर तक? कैसे जाएगी अगर हाईवेज ही नहीं होंगे, नेशनल हाईवेज नहीं होंगे, स्टेट हाईवेज नहीं होंगे? साइकिल से जाओ हॉस्पिटल, एग्जैक्टली भाई, साइकिल पे से बैठा के लेके जाओ. हाउ आर यू गोइंग टू गो? हाउ इज द ट्रांसपोर्ट गोइंग टू वर्क? तुम्हें पता है, मुझे पता नहीं ध्रुव राठी कहाँ रहता है, पर अगर किसी ने भी हरियाणा में अपनी गाड़ी निकाली होगी ना, उसको पता होगा भाई हरियाणा पंजाब में इतना ट्रैफिक लगता है गाड़ी का. क्यों? क्योंकि ट्रक इतने सारे होते हैं, इतनी गाड़ियां हैं, इतने ट्रक्स हैं. हाउ द फक आर यू गोइंग टू गेट वन? मतलब अगर तुम अपने हाईवेज ही ब्रॉड हाईवेज नहीं बनाओगे तो भाई तुम्हारा जाम ही लग जाएगा वहां पे. अगेन कैसे भाई? he thought apart from those who own cars and own truck, no one uses highways. Exactly भाई, highways ऐसा नहीं काम है. highways are very important for a nation. सिर्फ 8% इंडियन परिवारों के पास गाड़ियां हैं. 50% लोग हमारे देश में अभी भी साइकिलों का, बाइक्स का या स्कूटर्स का इस्तेमाल करते हैं. सिर्फ 8% लोगों के फायदे के लिए यहाँ पर क्यों पैसा खर्च किया जा रहा है? इससे बेहतर है इस पैसे को एजुकेशन में लगाया जाए. वैसे भी इतने बड़े बड़े हाईवेज बनाना और ये कार बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हमारे शहरों में, मैं इसके सख्त खिलाफ रहा हूँ, तो एजुकेशन में लगाया जाए. वैसे भी इतने बड़े बड़े हाईवेज बनाना और ये कार बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हमारे शहरों में, मैं इसके सख्त खिलाफ रहा हूं और इस चीज को मैंने एक्सप्लेन किया है इस वाले वीडियो में, जाकर समझ सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में. हमें जरूरत है शहरों को इंसानों के लिए बनाने की, ना कि गाड़ियों के लिए. इससे पोल्यूशन भी कम होगा, हरा भरा भी ज्यादा रहेगा शहर, और गर्मी का इफेक्ट भी कम होगा, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, जिसकी बात मैंने हीट वेव वाले वीडियो में करी थी. बाकी पैसे की बचत होगी, करप्शन. अबे बहनचोदी क्या बात हुई भाई? ये क्या बात हुई है? अरे बहनचोदी क्या बोल दिया इसने कि मतलब हाईवेज कम होंगे तो गाड़ियां कम चलेंगी, गाड़ियां कम चलेंगी तो पोल्यूशन कम होगा, पोल्यूशन कम होगा तो भाई ये तो पूरी स्लिपरी स्लोप है, प्रॉपर स्लिपरी. भाई इसको स्लिपरी स्लोप ही बोलेंगे, और क्या बोलेंगे इसको? Slippery slope specific is likely to result in unintended consequences. जैसे कि एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे स्लिपरी स्लोप का. देखो, ओपन इमेज न्यू टैब करता है, कहाँ गया? हर जगह देखो क्या लिख रहा है. An argument that claims initial action will trigger a series of other events leading to extreme or undesirable outcome. Slippery slope. प्रॉपर स्लिपरी स्लोप फैलेसी करी है यहाँ पे. तो खत्म करके, और सेफ्टी और सिक्योरिटी के मामले में तो वैसे भी करप्शन 1% भी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि यही कारण है जिसकी वजह से इलीगल होर्डिंग्स खड़ी होती हैं और जब वो गिरती हैं तो लोग मारे जाते हैं. करप्शन ही कारण है जिसकी वजह से खराब दवाइयां सेफ्टी चेक से पास हो जाती हैं. मसालों में कैंसरस केमिकल्स पाए जाते हैं क्योंकि फूड सेफ्टी वाला वहां पर रिश्वत खाता है. लेट मी गिव यू with my very few and limited knowledge, let me give you an advice. अगर कोई बोलता है ना कि हम करप्शन कम करने वाले हैं, तो भूल जाओ कि वो कुछ करने वाला है. करप्शन इज अ वेरी बिग टर्म. करप्शन इतनी बड़ी चीज़ है ना, तुम क्या क्या कम करो? करप्शन मुझे एग्जैक्ट बताओ ना, क्या करने वाले हो तुम भाई? मैं करप्शन कम करूँगा? क्या करप्शन में क्या कम करोगे भाई? इतनी बड़ी टर्म है करप्शन, बहनचो, तुम क्या क्या कम करोगे इसमें? करप्शन के पीछे 3 मेन रीजन है. पहला कारण है टॉप डाउन अप्रोच, जो कि सबसे बड़ा रीजन है करप्शन के पीछे. किसी भी पुलिस वाले को जब आप रिश्वत देते हो, सरकारी अफसर को रिश्वत देते हो, कभी उनसे पूछकर देखो कि वो क्यों रिश्वत मांग रहे हैं, तो उनका जवाब आएगा कि उन्हें ऊपर कुछ पैसा देना होता है, ऊपर भी कुछ कट देना होता है. और वो ऊपर वाले अफसर से जाकर अगर आप कभी पूछोगे तो वो बोलेगा कि मुझे और ऊपर कट देना होता है. यहाँ पर एक पूरी चेन फॉलो होती है करप्शन की, एक ऐसी चेन जो पहुंच जाती है सीधा चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर तक. यानी किसी भी देश में करप्शन की असली रूट उस देश के पीएम या स्टेट के सीएम होते हैं. इस चेन को अगर तोड़ना है तो वो ऊपर से ही तोड़ा जा सकता है, जब ऊपर बैठे लीडर की नीयत साफ हो. दूसरा कारण है करप्शन के पीछे पुलिस ऑफिसर्स और बाकी सरकारी एम्प्लॉयज का ओवरवर्क होना और अंडरपेड होना. इस पर आपको ढेर सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे ऑनलाइन कि कैसे हमारे देश में पुलिस ऑफिसर्स ओवरवर्क्ड हैं, 12-12 घंटे काम कराया जाता है उनसे और पेमेंट ढंग से नहीं मिलती. कई रिपोर्ट्स ये सामने आई हैं जो बताती हैं कि ढेर सारी स्टेट्स में पुलिस बहुत अंडरस्टाफ्ड है और ओवरबर्डन्ड है. सोल्यूशन सिंपल है, इसका पुलिस की संख्या डबल कर दो. कोर्ट्स और जजेस की बात करें तो वहां भी यही हाल है, ओवरबर्डन्ड है. फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टीएस ठाकुर तो अपनी स्पीच में इस ओवरबर्डन की बात करते हुए रो भी पड़े थे एक बार. Speeches have been made in the past, in conferences, in seminars. मतलब मैं जस्ट एक थोड़ा सा देखो, अगर आप किसी, जैसे इन्होंने थोड़ी देर पहले किया था ना यहाँ पे स्टार्टिंग में, कि देखो इतना बढ़िया इनिशिएटिव लिया है इस वाली गवर्नमेंट ने, है ना, एक स्पेसिफिक गवर्नमेंट का नाम आया था वहाँ पे, अगर किसी को याद हो तो. पता है क्या दिक्कत है? प्रोपेगेंडा एक्चुअली में है. मैं पहले मुझे लगा करता था कि नहीं भाई इतना कुछ नहीं है. देखो, विच इज द मोस्ट करप्ट स्टेट इन इंडिया, ठीक है, आपको इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल मिल जाएगा. इन महाराष्ट्र नंबर ऑफ बस ओके फॉर 3 years in a row, राजस्थान एंड महाराष्ट्र रिमेन द स्टेट विद द मोस्ट करप्शन केसेस इन कंट्री. वहाँ राजस्थान को हाईलाइट करना बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे लाइमलाइट बड़ा बड़ा अच्छा लाइट मिलेगा भाई कि महाराष्ट्र ने ये, भाई महाराष्ट्र में, सॉरी, राजस्थान
राजस्थान ऐसा है, राजस्थान वैसा है, राजस्थान में ये है, राजस्थान में वो है। बट जब करप्शन की बात आई तो इसने खुद ही एक सिंपल गूगल सर्च करके नहीं देखा। मुझे याद था ये चीज़ एक्चुअली कि राजस्थान इज वन ऑफ द मोस्ट करप्ट स्टेट्स इन इंडिया, तो वो नहीं दिखाएगा। बट वाई, क्यों दिखाएगा भाई? debates in the parliament, but I think nothing really appears to be moving. यहाँ भी वही सोल्यूशन है कि जजेस और कोर्ट्स की संख्या बढ़ाई जाए। तीसरा कारण करप्शन के पीछे है ग्रीड, किसी इंसान का लालची। ऑल्सो क्योंकि इसने बोला था कि अगर किसी स्टेट के अंदर करप्शन बहुत ज़्यादा है तो उसके लिंक्स सीधा जाके उस स्टेट के हेड से मिलते हैं, यानी कि चाहिए चीफ मिनिस्टर से मिलते हैं। तो डज ही मीन टू से कि राजस्थान की जो कांग्रेस अपॉइंटेड सीएम है वो करप्ट है? इज दैट व्हाट ही इज सेइंग? एंड वो भी इंडिया के मोस्ट करप्ट है। इंडिया के मोस्ट करप्ट सीएम इसमें से एक है, महाराष्ट्र के और इनके। ग्रेट। और ये एक्चुअली में सबसे छोटा कारण है मेरी राय। अगर पहले दो कारणों का सोल्यूशन निकाल दिया तो तीसरा कारण सॉल्व करना बड़ा आसान है। स्ट्रिक्ट लॉज और हार्श पनिशमेंट, ताकि कोई भी ऐसा करने की ना सोचे। पुलिस की बात करें तो हमें पुलिस रिफॉर्म्स की भी जरूरत है। जब कोई केस मीडिया स्पॉटलाइट में आ जाता है, उस पर काफी आउटरीच होती है, तो सबकी एक ही डिमांड होती है हमेशा कि इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि एक परसेप्शन लोगों की ये बन गई है कि स्टेट पुलिस किसी भी इंपॉर्टेंट केस में सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। जरा सोचकर देखो, किसी केस को अगर मीडिया स्पॉटलाइट नहीं मिली, जिसे सीबीआई में ट्रांसफर नहीं किया गया, तो क्या उसमें बढ़िया इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है क्या? उन केसेस का क्या? इसलिए जरूरी है कि हर एक स्टेट में सीबीआई टाइप की एक ऑर्गेनाइजेशन हो जो इन्वेस्टिगेशन करे, केस सॉल्व करे, जिसकी उसी हिसाब से ट्रेनिंग करी जाए। स्टेट लेवल पर एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बनाई जाएगी और हर एक केस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इसी ब्रांच से होगा। अब सोचकर देखो दोस्तों, ये सारे सही कदम उठाने से देश में क्या क्या सही हो जाएगा। देश के सभी पुलिस ऑफिसर्स और सरकारी कर्मचारियों को अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छा मेंटल हेल्थ केयर मिलेगा, उन्हें मेडिकल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और फैमिली बेनिफिट। इससे अच्छी सैलरी कैसे मिलेगी? आई डिडंट गेट द पार्ट वेयर ही टॉक्ड अबाउट सैलरी। इसमें सैलरी कहाँ है? सबसे छोटा कारण है मेरी राय। अगर पहले दो कारणों का सोल्यूशन निकाल दिया तो तीसरा कारण सॉल्व करना बड़ा आसान है। स्ट्रिक्ट लॉज और हार्श पनिशमेंट, ये कि स्टेट पुलिस किसी भी इंपॉर्टेंट केस में बढ़िया इन्वेस्टिगेशन करे। नहीं, इसमें सैलरी का डिस्कस ही नहीं। सैलरी कैसे बढ़ जाएगी भाई? व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट ब्रदर? सैलरी कैसे बढ़ेगी? करे, जिसकी उसी हिसाब से ट्रेनिंग करी जाए। स्टेट लेवल पर एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बनाई जाएगी और हर एक केस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इसी ब्रांच से होगा। अब सोचकर देखो दोस्तों, ये सारे सही कदम उठाने से देश में क्या क्या सही हो जाएगा। देश के सभी पुलिस ऑफिसर्स और सरकारी कर्मचारियों को अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छा मेंटल हेल्थ केयर मिलेगा, उन्हें मेडिकल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और फैमिली बेनिफिट्स भी मिलेंगे। सबके लिए स्ट्रिक्टली 8 घंटे की लिमिट सेट करी जाएगी। कोई भी दिन में 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकता। ज्यादा वर्कलोड को मैनेज करने के लिए सफिशिएंट पुलिस फोर्स होगी, वैकेंसी सारी फिल करी जाएंगी, करप्शन खत्म हो जाएगा, ईमानदारी से काम होगा। इसकी वजह से हर एक देशवासी के मन में पुलिस के प्रति सम्मान होगा, ग्रेटिट्यूड का भाव होगा और पुलिस वाले भी हर एक नागरिक से सर या मैम करके बात करें। ये उन्हें से बेटर सोल्यूशन तो क्या? बेस्ट सोल्यूशन है कि इंडिया को कम्युनिस्ट स्टेट बना दो। कम्युनिस्ट स्टेट के अंदर हर किसी के पास में सब कुछ होगा, किसी को कमाई करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। एवरीबडी विल बी इक्वल, एवरीबडी विल गेट एवरीथिंग इक्वली। आई थिंक कम्युनिज्म इज़ अ बेटर वे। बाकी आप लोग देख लो। कहा जाएगा, चाहे वो कितने भी अमीर या कितने भी गरीब क्यों ना। इमेजिन करो, पुलिस के सिस्टम में ही ऐसा रूल बना दिया गया कि हर एक पुलिस ऑफिसर किसी भी सिटीजन से बात करते वक्त उन्हें सर या मैम करके एड्रेस करेगा। अपने आप माइंडसेट में चेंज आने लगेगा। सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसे क्राइम्स की बात करें तो वहां पर भी लोगों के माइंडसेट और एटीट्यूड को बदलने की जरूरत पड़ेगी, जो कि मेन रूट कॉज है। कुछ लोगों का माइंडसेट जो एक औरत को इंफीरियर सब ह्यूमन मानता है, औरत को ऑब्जेक्ट की तरह देखता है। इसकी बात मैंने कई वीडियोस में करी है, जैसे कि एनिमल वाला वीडियो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं एनिमल जैसी फिल्में या हनी सिंह और बादशाह टाइप के गंदे गानों पर बैन लगा दूंगा, क्योंकि मेरा मानना है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में। लेकिन प्रधानमंत्री होने के नाते मैं रिक्वेस्ट करूंगा सिंगर्स और बॉलीवुड एक्टर्स कि वो अपनी फिल्मों से और गानों से मिसोजिनी को हटाएं, औरतों की ऑब्जेक्टिफिकेशन को हटाएं, और मैं खुद से अच्छे कंटेंट को प्रमोट करूंगा। ये माइंडसेट बदलने का एक और तरीका होगा स्कूल में जेंडर सेंसिटाइजेशन क्लासेस को इंट्रोड्यूस। इसीलिए आई थिंक वो जो दीदी थी, रशियन दीदी थी ना, उनका नाम क्या था? गोस्वामी कुछ तो नाम था उनका। इसलिए भाई ने भाई एकदम अच्छे तरीके से बुली किया उनको, बहुत बुली करा था भाई। इट इज़ नॉट इवन अ जोक, बहुत बुरे तरीके से बुली किया गया था। वो दीदी थी, गोस्वामी नाम था, आई गेस उनका सरनेम, आई डोंट रिमेंबर हर फेस। क्योंकि ये मिसोजिनी के बहुत खिलाफ है एंड एक्सप्रेशन के बहुत सपोर्ट में है। इसीलिए ये एक ऐसा ग्रुप भी चलाया करते थे जहाँ पे जाके ये लोगों को बैन करवाया करते थे। हाउ यूज करना। बचपन से ही बच्चों को सही माइंडसेट सिखाया जाए, जिससे कि जब वो बड़े हो तो समाज में अपने आप ही सही मानसिकता फैले। वेपन्स लॉबी वाले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि कैसे ऑस्ट्रेलिया और सर्बिया जैसे देशों ने अपने देश में मौजूद इलीगल हथियारों को खत्म कर दिया एक एमनेस्टी पीरियड जारी करके। उन्होंने अपने देशवासियों से कहा कि जिसके पास जितने भी इलीगल हथियार है हमें आकर सौंप दो सरकार के पास, और अगर आप इस टाइम पीरियड में हमें दोगे तो आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। 1 महीने के अंदर अंदर 1 लाख से ज्यादा इलीगल वेपन्स इकट्ठे हो गए थे सर्बिया में। ऐसा ही कुछ मैं करूंगा इंडिया में इलीगल हथियारों को खत्म करने के लिए। इन सारे प्रिवेंटिव और प्यूनिटिव सॉल्यूशंस को इंप्लीमेंट करके हम एक ऐसा इंडिया बनाएंगे जो ना सिर्फ हर इंडियन के लिए सेफ और सिक्योर हो, बल्कि हर फॉरेनर के लिए भी। आपको ये सॉल्यूशन शायद इम्प्रैक्टिकल लग रहे हो, लेकिन इनमें से कोई भी सॉल्यूशन ऐसा नहीं है जो पहले कहीं इंप्लीमेंट ना किया गया। थ्योरीज सजेस्ट कि इंडिया मूव होने वाले हैं ये, और भाभी की सिक्योरिटी के लिए सब कुछ करने वाले हैं। आई डोंट नो, मे बी
सिंगापुर वाले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे 1960s में सिंगापुर का बुरा हाल था, पॉवर्टी वहां हर जगह देखने को मिलती थी, एथनिक क्लैशेस देखने को मिलते थे। लेकिन ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 की इस लिस्ट को देखो, सिंगापुर नंबर 5 पर है। अगर सिंगापुर यहां तक उठकर आ सकता है तो हम इंडिया को भी नंबर 1 ले जा सकते हैं रैंक में इस लिस्ट पर। वर्ल्ड्स मोस्ट पीसफुल एंड प्रॉस्परस कंट्री, हमारा देश, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। कैसा लगा मेरा सपना दोस्तों? ये एक स्टार्टिंग पॉइंट था वीडियो। ऐसा लगा मेरा सपना दोस्तों, बहुत अच्छा सपना था राठी साहब, बहुत अच्छा सपना था आपका। वेक अप टू द रियलिटी। ओ भाई, अच्छा लगा।